तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी झलक उस घटना की जिसने इस पूरे परिवार की जिंदगी हिला दी थी। बात 6 साल पुरानी है। आत्मरक्षा में जॉर्जट्टी की बड़ी बेटी अंजू के हाथों एक लड़के का खून हो गया था। और वह लड़का कोई आम लड़का नहीं था। उसका नाम था वरुण। पुलिस की आईजी गीता और एक रईस बिजनेसमैन प्रभाकर का बिगड़ैल बेटा। मगर जॉर्ज जो दिमाग के मामले में किसी मास्टरमाइंड से कम नहीं। उसने ऐसा प्लान बनाया कि पूरा प्रशासन और कानून चकरा गया। उसने वरुण की लाश छुपा दी थी। कहा, एक अंडर कंस्ट्रक्शन थाने के नीचे। लाश मिली नहीं तो केस वहीं दब गया और जॉर्ज का परिवार बच गया। मगर तकदीर ने एक मोड़ लिया। घटना के 6 साल बाद एक ऐसा गवाह सामने आ गया जिसने जॉर्ज को लाश छुपाते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। उस गवाह का नाम जोस। उसने पैसों के लालच में प्रभाकर और गीता को सब बता दिया। फिर गीता के दबाव में पुलिस ने थाने के नीचे खुदाई करके एक कंकाल निकाल लिया। मगर जॉर्ज तो जॉर्ज है। उसने पहले से ही प्लान बना रखा था। उसने एक बोर खोद यानी कब्र खोदने वाले पैथरों से मोटी रकम देकर पहले से ही एक कंकाल अपने पास रख लिया था। फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के नाइट गार्ड राजन से दोस्ती कर ली। जिस रात पुलिस को कंकाल मिला उस रात जॉर्ज ने राजन के साथ ड्रिंक करने के बहाने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में घुसकर राजन की ड्रिंक में नींद की दवा मिला दी। राजन बेहोश हो गया और जॉर्ज ने असली कंकाल बदल दिया। वरुण के कंकाल को उसने एसिड में गलाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, जॉर्ज ने एक और चाल चली थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी पर एक किताब छपवा ली और एक मशहूर फिल्म राइटर विनय चंद्रन से उसी कहानी पर एक स्क्रिप्ट भी लिखवाई। मकसद स्क्रिप्ट लिखवाने के बहाने लाश और फॉरेंसिक से जुड़ी सारी कानूनी पेचीदगियां समझ लेना। जब कोर्ट में केस पहुंचा तो जॉर्ज की वकील रेणुका ने ऐसा तर्क दिया कि पूरा केस ही हिल गया। उसने कहा, पुलिस ने जॉर्ज को फंसाने के लिए यह कहानी की है, क्योंकि यह पूरी कहानी तो जॉर्ज की किताब दृश्यम से हूबहू मिलती है, जो पहले ही छप चुकी थी। और ऊपर से कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गया कि वह वरुण का कंकाल था ही नहीं। बस जॉर्ज एक बार फिर साफ बच निकला। तो दोस्तों, यह थी पुरानी कहानी। अब देखते हैं इसके बाद जॉर्ज और उसके परिवार की जिंदगी में क्या क्या तूफान आते हैं। तो हुआ यूं कि जॉर्ज ने विनय चंद्रन से लिखवाई अपनी कहानी पर दृश्यम नाम की एक फिल्म बना डाली और इस फिल्म का प्रोड्यूसर खुद जॉर्ज था। फिल्म रिलीज होते ही पूरे प्रदेश में तहलका मच गया। इतना परफेक्ट थ्रिलर देखकर लोग जॉर्ज की पूरी टीम की तारीफों के पुल बांधने लगे। क्रिटिक्स तो यह तक कहने लगे कि यह फिल्म आराम से 100 करोड़ के क्लब में पहुंच जाएगी। एक दिन जॉर्ज अपने परिवार के साथ फिल्म देखकर बाहर निकल रहा था। तभी एक पत्रकार यामी ने उसे रोककर सवाल दाग दिया, क्या यह फिल्म सच में आपके परिवार की असल घटना पर बनी है? जॉर्ज ने बड़ी होशियारी से जवाब दिया, देखिए, मैं बहुत दिनों से फिल्म बनाना चाहता था। इसी बीच पुलिस ने मेरे परिवार को एक झूठे खून के केस में बहुत परेशान किया। हमने जो झेला वह किसी फिल्म से कम नहीं था। इसलिए मैंने उस कहानी का थोड़ा सा हिस्सा फिल्म में डाल दिया और बिना कोई और सवाल का मौका दिए जॉर्ज वहां से निकल गया। मगर इस फिल्म की कामयाबी की खबर देश से निकलकर विदेश तक पहुंच गई और उड़ते उड़ते यह खबर अमेरिका में बसे प्रभाकर और गीता तक भी जा पहुंची। वही प्रभाकर और गीता जो आज भी अपने बेटे को खोने का जख्म सीने में लिए घूम रहे थे। जिस तरह उनके बेटे वरुण का खून दबाया गया था, यह फिल्म तो उसी पर बनी थी। उनके लिए तो यह जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था, जैसे पुराने घाव में फिर से कैंसर फूट पड़ा हो। खैर, इधर जॉर्ज के पास अलग अलग जगहों से फिल्म रिलीज के लिए फोन आने लगे। याद है ना, उस बार फॉरेंसिक में कंकाल बदलने वाली घटना के बाद गार्ड राजन की नौकरी चली गई थी। उसके बाद से जॉर्ज ने राजन को अपना असिस्टेंट बनाकर रख लिया था। राजन ने जॉर्ज को बताया कि केरल के बाहर भी फिल्म रिलीज के ऑफर आ रहे हैं, हमें यह ऑफर ले लेने चाहिए। मगर जॉर्ज ने उसे कुछ दिन और रुकने को कहा ताकि उनकी डिमांड और बढ़ जाए और वह और ज्यादा पैसे मांग सके। जॉर्ज अब अपने बिजनेस में पूरी तरह व्यस्त था। जरा सोचिए कि एक मामूली केबल ऑपरेटर से आज वह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का प्रोड्यूसर बन चुका था। यह भागदौड़ भरी जिंदगी उसे अच्छी लग रही थी। मगर इधर जॉर्ज की बड़ी बेटी अंजू अब भी उस मेंटल ट्रॉमा से पूरी तरह उभर नहीं पाई थी। उसे आज भी नियमित रूप से साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता था। बाकी दिनों की तरह आज भी जब वह सेशन खत्म करके बाहर निकली तो बाहर इंतजार कर रही पत्रकार यामी ने उसका पीछा किया। दरअसल यामी अपने निजी इंटरेस्ट से जॉर्ज के परिवार की जांच कर रही थी। उसने साइकेट्रिस्ट का भी पीछा किया, एक फेशियल पार्लर तक गई और उससे जान पहचान बढ़ा ली। इधर अंजू की शादी की बातचीत चल रही थी। कई रिश्ते देखने के बाद एक परिवार शादी के लिए काफी राजी भी था। मगर एक दिन अचानक रिश्ता तय कराने वाला बिचौली आकर बोला, उन्होंने शादी तोड़ दी। जॉर्ज और उसकी पत्नी रानी को लगा शायद वरुण मर्डर केस की वजह से रिश्ता टूटा है। मगर बिचौलिए ने बताया किसी ने लड़के वालों को फोन करके कहा है कि अंजू के दिमाग में कोई गड़बड़ है, इसीलिए उसका बादलों का इलाज चल रहा है। बस यही सुनकर उन्होंने शादी तोड़ दी। रिश्ता टूटने से रानी और जॉर्ज दोनों ही बहुत उदास हो गए।
जॉर्ज ने बिचौलिए से कहा, मेरी आधी जायदाद तो अंजू को ही मिलेगी। तुम लड़के वालों को यह बात बता देना। अगर दहेज के बदले भी वह शादी के लिए राजी हो जाए तो भी चलेगा। हालांकि बाप का यह दहेज वाला फैसला छोटी बेटी अनु को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत इसका विरोध किया। खुद अंजू को भी दहेज वाली शादी पसंद नहीं थी, मगर जॉर्ज तो किसी भी कीमत पर बेटी की शादी कर देना चाहता था। खैर, इसी बीच साइकियाट्रिस्ट ने जॉर्ज और रानी को बात करने के लिए बुलाया। अंजू के साथ साथ वह अनु को भी साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते थे, क्योंकि उम्र के हिसाब से उसने भी बहुत ट्रॉमा झेला था। साइकियाट्रिस्ट ने कहा, यह दोनों बहनें अपने बाप पर आंख मूंद कर भरोसा करती हैं, मगर अब यह बड़ी हो गई हैं। इनके मन में कुछ सवाल हैं जो इन्हें हमेशा एक डर में रखते हैं। इसलिए मेरी सलाह यह है कि जॉर्ज इन्हें कहीं शॉर्ट ट्रिप पर ले जाए और इनके मन में दबे सवालों के जवाब दे। साइकियाट्रिस्ट की सलाह मानकर जॉर्ज बेटियों को ट्रिप पर ले गया। वहाँ उसने अपनी वकील रेणुका को भी बुला लिया, क्योंकि वह जानता था कि बेटियों के सवाल केस से ही जुड़े होंगे। सबसे पहले अंजू ने पूछा, केस का भविष्य क्या है? रेणुका ने जवाब दिया, टेक्निकली केस अभी खत्म नहीं हुआ है, मगर प्रैक्टिकली इसे खत्म ही समझो। इस देश में अनगिनत अनसुलझे केस हैं। यह भी उन्हीं में से एक है। रानी ने पूछा, क्या पुलिस अब इस केस की दोबारा जांच नहीं करेगी? रेणुका ने कहा, पुलिस के पास दोबारा जांच के लिए कुछ है ही नहीं। जांच के लिए मोटिव और सबूत चाहिए, जो उनके पास है नहीं। और वरुण का परिवार भी अब इस केस में दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि वरुण के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें उसकी कुछ हड्डियां चाहिए थी। जॉर्ज ने वरुण की कुछ हड्डियां प्रभाकर के पास भिजवा दी थी, तो कह सकते हैं उन्हें जो चाहिए था मिल गया। अब वह बेवजह इस केस को नहीं छेड़ेंगे। रानी ने फिर पूछा, क्या वरुण की माँ एक्स आईजी गीता इस केस को इतनी आसानी से छोड़ देगी? उसका अब क्या हाल है? इस बार जवाब अनु ने दिया। गीता प्रभाकर तो अनु ने हाल ही में एक यूएस बेस्ट मलयालम यूट्यूब चैनल से यह बात जानी थी। उन्हें अभी एक टेंशन था, अगर केस का कोई नया सबूत सामने आ गया तो क्या उन्हें फिर से टॉर्चर किया जाएगा? रेणुका ने कानूनी भाषा में उन्हें सारी पॉसिबिलिटीज और उनसे बचने के तरीके समझा दिए। मगर रेणुका ने एक बात नहीं बताई थी कि जॉर्ज ने वरुण का कंकाल एसिड में गलाकर खत्म कर दिया है, इसलिए अब कोई सबूत मिलेगा ही नहीं। दरअसल यह बात जॉर्ज की मर्जी से ही छुपाई गई थी। बाद में जब रेणुका ने इस बारे में जॉर्ज से पूछा तो उसने कहा, मेरी बेटियां मुझे बहुत मानती हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने कंकाल को एसिड में गला दिया है तो इस मैच्योर उम्र में शायद वह मुझे एक क्रिमिनल समझने लगे। बस इसीलिए मैं यह बात बेटियों के सामने नहीं लाना चाहता। खैर, इधर यामी अपने असिस्टेंट को साथ लेकर साबू से मिलने जाती है। साबू और उसकी पत्नी सरिता दोनों ही पुलिस में नौकरी करते थे। 6 साल पहले एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए यह दोनों जॉर्ज के घर के बगल वाली जमीन पर भेष बदल कर रहते थे। दोनों जॉर्ज के परिवार पर नजर रखते थे। सरिता ने तो रानी से दोस्ती करके उसे वरुण मर्डर की जानकारी निकालने की कोशिश भी की थी, मगर जॉर्ज के मास्टरमाइंड प्लान के आगे उनकी सारी मेहनत पानी में मिल गई। नतीजा, साबू सस्पेंड हो गया और सरिता का दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। यामी ने साबू से कहा, मैं वरुण मर्डर केस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ, इसलिए आपसे कुछ जानकारी चाहिए। साबू ने कहा कि मैं ऊपर के अफसरों की इजाजत के बिना कोई जानकारी शेयर नहीं कर सकता। यामी बोली, ऑफिशियल ना सही, कम से कम अनऑफिशियली कुछ तो बता दीजिए। डॉक्यूमेंट्री में आपका नाम बुक रखा जाएगा। यह सुनकर साबू जानकारी देने को राजी हो गया। इधर जॉर्ज की फिल्म का हॉल प्रिंट यूट्यूब पर अपलोड हो गया तो जॉर्ज की चिंता बढ़ गई। उसने हीरो से फोन करके यह बात बताई। हीरो उस वक्त दिल्ली में था, इसलिए उसने जॉर्ज को अगले दिन त्रिवेंद्र माने को कहा। तय हुआ कि दोनों मिलकर डीजीपी के पास इसकी शिकायत करेंगे। उधर यामी इस बार सर्कल इंस्पेक्टर फिलिप के पास जानकारी जुटाने जाती है। फिलिप उस समय वरुण मर्डर केस की जांच का जिम्मेदार था। यामी ने पूछा, उस वक्त अगर जॉर्ज के फोन की लोकेशन ट्रैक कर ली जाती तो पता चल जाता कि वह फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जाकर कंकाल बदल आया था या नहीं। फिलिप ने बताया, हमने लोकेशन ट्रैक की थी। उसने जॉर्ज के फोन की लोकेशन कोटायम से सीधे मानीमाला एरिया में दिख रही थी। वहाँ पोंथान कुछा जंगल के पास वह काफी देर रुका था। फिर मुंडक कायम और कुट्टी कानम होते हुए वो वापस कोटायम लौट आया तो उसके कंकाल बदलने का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। तब यामी बोली, जॉर्ज इतनी देर पोंथन पूजा जंगल के पास था, तो हो सकता है उसने वही कंकाल छुपा दिया हो। फिलिप ने कहा, हो सकता है, मगर यह भी हो सकता है कि जॉर्ज ने पुलिस को गुमराह करने के लिए वहाँ रुका हो। जॉर्ज जितना चालाक और शातिर है, उसकी चाल पुलिस से भी कई गुना तेज है, इसीलिए उसे किसी भी तरह फंसाया नहीं जा सका। यामी ने ताना मारते हुए कहा, इसीलिए तो पुलिस जॉर्ज की बड़ी फैन है। यह सुनकर फिलिप गुस्सा हो गया और यामी को आगाह कर दिया कि वह आगे से ऐसी बातें ना करे। जाने से पहले यामी एक क्लू छोड़ गई। देश छोड़ने से पहले प्रभाकर और गीता ने वरुण का अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार के लिए मरने वाले की हड्डियां चाहिए होती हैं, तो हड्डियों के बिना उन्होंने अंतिम संस्कार कैसे किया?
और अगर हड्डियों से किया तो वह हड्डियां उन्हें मिली कहां से? यह सवाल सुनकर फिर चौंक गया, क्योंकि यह बात तो उसने खुद भी कभी सोची ही नहीं थी। खैर, इधर जॉर्ज बैग समेट कर निकल ही रहा था कि अनु बोली, पापा मैं सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना चाहती हूँ। मगर जॉर्ज ने साफ कह दिया, मैं तुम्हें सिंगापुर नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो। जॉर्ज घर से निकला ही था कि बिचौलिए से मुलाकात हो गई। उसने बताया, मैं दो और अच्छे रिश्ते लाया हूँ। एक लड़का पाला शहर में रहता है, दूसरा थोडुपुझा में। थोडुपुझा वाला लड़का ऑस्ट्रेलिया में रहता है। जॉर्ज चिढ़कर बोला, मैं अपनी बेटी की शादी प्रवासी लड़के से नहीं करूंगा। उसने ऑस्ट्रेलियाई लड़के को रिजेक्ट करके दूसरे लड़के के बारे में रानी और राजन से बात करने को कहा। इसके बाद जॉर्ज जब केरल पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा तो पुलिस वाले उसे अजीब नजरों से देखने लगे। जॉर्ज को थोड़ी बेचैनी हो रही थी। वह डीजीपी के चैम्बर के बाहर इंतजार कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात अपने पुराने एसआई सुरेश बाबू से हो गई। वरुण मर्डर केस की पहली जांच के समय सुरेश बाबू जॉर्ज के थाने का अफसर था। जांच नाकाम होने और जॉर्ज के प्लान की वजह से उस बार ड्यूटी पर तैनात कई लोग सस्पेंड और ट्रांसफर हो गए थे। सुरेश बाबू का भी उस बार ट्रांसफर कर दिया गया था। वैसे शुरू से ही सुरेश बाबू के साथ जॉर्ज के रिश्ते अच्छे थे। सुरेश बाबू जॉर्ज को देखकर खुशी खुशी आगे आया और बातों बातों में बताया कि वह 2 महीने पहले रिटायर हो चुका है। बेटी की विदेश में हायर एजुकेशन के लिए बहुत पैसों की जरूरत है, इसलिए वह रिटायरमेंट के पैसे निकालने आया है। उसने यह भी बताया कि ट्रांसफर के बाद वह इतने दिन एर्नाकुलम में साइबर सेल का जिम्मेदार था। बातचीत के दौरान जब सुरेश बाबू ने केस के बारे में पूछा तो जॉर्ज ने कहा कि उसे ताजा अपडेट नहीं पता। सुरेश बाबू बोला, जब मैं तुम्हारे घर जांच के लिए जा रहा था तो मुझे लगा था कि शायद कांस्टेबल शाहदेवन निजी दुश्मनी की वजह से तुम्हें फंसाना चाहता है, मगर बाद में मुझे एहसास हुआ कि घर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। फिर सुरेश बाबू झुककर धीमी आवाज में बोला, खून आत्मरक्षा में हुआ था ना? जॉर्ज इस सवाल को टाल गया, क्योंकि एक छोटी सी गलत बात से भी बहुत कुछ हो सकता था। सुरेश बाबू ने कहा, हालांकि तुम्हारे परिवार पर बहुत टॉर्चर हुआ, मगर डिपार्टमेंट के बहुत से लोगों का तुम्हारे परिवार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। पुलिस वाले हैं मगर इंसानियत तो है। उस वक्त आईजी गीता प्रभाकर की वजह से हम टॉर्चर करने को मजबूर थे। इसी बीच हीरो आ गया। तो बात खत्म करते हुए जॉर्ज बोला, सुरेश बाबू कभी कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। सुरेश बाबू ने कहा, मेरे बेटे का फिल्म डायरेक्टर बनने का शौक है, उसने कुछ शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं, हो सके तो उसे एक मौका दिला दो। जॉर्ज सोचकर बताने को कहकर हीरो के साथ डीजीपी के रूम में चला गया। लौटकर जॉर्ज अपने ऑफिस में बैठा था। तभी राजन पाला वाले लड़के की सारी डिटेल्स लेकर आया। लड़के में सब कुछ ठीक था, मगर लड़के के बाप के साथ आईजी के बहुत अच्छे रिश्ते थे। यह सुनकर जॉर्ज ने यह रिश्ता भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि पुलिस से कनेक्शन वाले परिवार में वह अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। इसी वक्त जॉर्ज की फिल्म का डायरेक्टर अनीश राज मिलने आया। फिल्म के 100 करोड़ कमाने पर वह जॉर्ज के साथ एक और फिल्म बनाना चाहता था, मगर जॉर्ज ने कहा कि मैं कुछ दिन आराम करके फिर नई फिल्म पर हाथ डालना चाहता हूँ। साथ ही जॉर्ज ने अनीश राज से गुजारिश की कि वह अपनी अगली फिल्म में सुरेश बाबू के बेटे को असिस्टेंट डायरेक्टर रख ले। जब जॉर्ज ने यह खबर सुरेश बाबू को दी तो वह बहुत खुश हुआ। रात को जॉर्ज बरामदे में बैठा था। कमरे में जाते वक्त उसने गौर किया कि बाग के अंदर कोई टॉर्च मार रहा है। बात संदेहजनक थी, मगर जॉर्ज ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सुबह रानी अखबार लेने दरवाजा खोलती है तो देखती है जोश और उसकी पत्नी खड़े हैं। यही जोश तो वरुण केस का इकलौता चश्मदीद गवाह था, जिसने पैसों के बदले प्रभाकर और गीता को बता दिया था कि जॉर्ज ने थाने के नीचे लाश छुपाई है। उन्हें देखते ही रानी गुस्सा हो गई, मगर वह दोनों जॉर्ज से मिलने की गुजारिश करते हैं। जॉर्ज जब उठकर मिलता है तो वह पछताते हुए कहते हैं, हमें तुम्हारे बारे में पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। उस घटना के बाद से हम पर तो अभिशाप लग गया, जो उसकी माँ बीमार होकर मर गई। लाख कोशिश और खर्च के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका, जो उसके बिजनेस में भी लगातार घाटा हो रहा है। एक ज्योतिषी ने कहा है कि हम पर किसी परिवार का श्राप लगा है, इसीलिए उन्नति नहीं हो रही। इसी वजह से वह जॉर्ज से माफी मांगने आए हैं। जॉर्ज ने कहा, हमने तुम्हारे परिवार को कोई श्राप नहीं दिया, बल्कि जोश की गवाही से तो मुझे थोड़ा फायदा ही हुआ, क्योंकि उस घटना से केस और जल्दी सेटल हो गया। जब जॉर्ज ने उन्हें बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ पैसे उधार देने चाहे तो वह हैरान रह गए। जॉर्ज बोला, जोश इन पैसों से बिजनेस करे, बाद में सहूलियत हो तो लौटा देना। जॉर्ज की इस दरियादिली को देखकर वह दंग रह गए। इसके बाद जॉर्ज के घर पैथरोस की बेटी श्रेया मिलने आती है। यही पैथरोस वो शख्स था जिससे जॉर्ज ने कंकाल लिया था और जिसके बदले उसे मोटी रकम दी थी, जिससे पैथरोस ने अपनी बेटियों को सेटल किया था। श्रेया सऊदी में रहती थी और वहीं एक लड़के से उसकी शादी तय हुई थी, तो वह जॉर्ज के परिवार को न्योता देने आई थी। इधर यामी 24 घंटे जॉर्ज के परिवार पर नजर रखे हुए थी।
वह कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कौन मिलने आता है, सब कुछ मॉनिटर कर रही थी। जब श्रेया जॉर्ज के घर से निकली तो यामी ने उसकी कुछ तस्वीरें खींच ली। श्रेया जिस बस में चढ़ी यामी भी उसी बस में चढ़ गई। बातों बातों में दोस्ती करके उसने श्रेया का नाम और पता जान लिया। श्रेया का पता था मानीमाला में ओंठन पुछा जंगल के पास ही। वरुण का कंकाल बरामद होने के बाद जॉर्ज के फोन की लोकेशन भी ठीक यहीं दिखी थी। बस यामी समझ गई कि जॉर्ज के केस से श्रेया के परिवार का गहरा कनेक्शन है। इधर जॉर्ज अंजू की शादी को लेकर बहुत चिंतित था। रात को उसे ठीक से नींद नहीं आती थी। बेटी फिर किसी मुसीबत में ना पड़ जाए इस डर से वह बेचैन रहता था। इसी बीच बिचौलिए ने आकर बताया कि अंजू का नया रिश्ता भी टूट गया। 2 अनजान नंबरों से लड़के वालों को फोन करके बताया गया कि अंजू को मानसिक समस्या है, बार बार कोई फोन करके शादी तोड़ रहा है। इस बात से जॉर्ज बहुत परेशान हो गया। उसने बिचौलिए से वह नंबर लिया जिससे लड़के वालों को फोन किया जा रहा था। फिर जॉर्ज ने सुरेश बाबू से मिलकर उसे इस नंबर की डिटेल्स निकालने को कहा। क्योंकि रिटायरमेंट से पहले सुरेश बाबू साइबर सेल में था तो उसने सारी डिटेल्स निकालकर जॉर्ज को दी। सुरेश बाबू ने बताया, यह फोन नंबर जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है वह तो मर चुका है, यानी कोई फर्जी नंबर इस्तेमाल कर रहा है। नंबर ज्यादातर बंद ही रहता है, मगर जितनी बार यह ऑन हुआ हर बार जॉर्ज के घर के आसपास की लोकेशन दिखाई। जिस मोबाइल में यह सिम डली है उस मोबाइल का IMEI नंबर भी मिल गया। इस मोबाइल में पहले एक और सिम डली थी और वह सिम अब किसी दूसरे मोबाइल में है। सुरेश बाबू ने उस सिम के मालिक की डिटेल्स भी निकाल ली। उसने जॉर्ज को बताया वो नंबर शांति नाम से रजिस्टर्ड है और उसका पता है कारकुनिल हाउस। नाम और पता सुनकर जॉर्ज चौंक गया क्योंकि यह तो राजन का पता था। जॉर्ज उसी वक्त राजन के घर पहुंच गया। जॉर्ज को देखते ही राजन की पत्नी थोड़ा डर गई और अंदर से राजन को आवाज दी। राजन बाहर आते ही जॉर्ज ने उसे एक थप्पड़ मारकर कॉलर पकड़ ली। तूने ऐसा धोखा क्यों दिया? तभी राजन की पत्नी दौड़कर आई और विरोध करते हुए बोली, राजन ने अकेले धोखा नहीं दिया बल्कि जॉर्ज ने ही पहले राजन के साथ धोखा किया था, जिसकी वजह से राजन की नौकरी चली गई। नतीजा वो लोग पैसे की तंगी में दिन काटने लगे। बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई। इसी दुख में उनकी बेटी ने सुसाइड की कोशिश की। बेटी बच तो गई मगर हमेशा के लिए बोलने की ताकत खो बैठी। जॉर्ज ने अपने स्वार्थ के लिए राजन को इस्तेमाल किया था। उसी गुस्से में राजन जॉर्ज के साथ रहकर उसका नुकसान कर रहा था। इनकी बात सुनकर जॉर्ज को बहुत बुरा लगा। उसे अपराध बोध हो रहा था क्योंकि अनजाने में ही उसने इनका इतना नुकसान कर दिया था। मगर इन सब के बीच जॉर्ज एक बात समझ गया, आड़ से कोई उसके पीछे घात लगाए बैठा है। मौका मिलते ही वह जॉर्ज को घायल कर देगा। इसलिए वह आगे क्या क्या हो सकता है यह सोचकर प्लान बनाने लगा। रात को जॉर्ज ने खिड़की से आज फिर देखा कि बाग में कोई है तो वह टॉर्च लेकर बाग में चला गया। अचानक उसका एक पैर एक गड्ढे में जा पड़ा और वह लड़खड़ा गया। उसने गौर किया कि किसी ने वह जगह खोद रखी है और घास पात से ढक दी है। जॉर्ज को लगा कोई उसे आने वाले खतरे का सिग्नल दे रहा है। पत्नी की आवाज पर जॉर्ज घर चला गया और वह खतरा आड़ से बाहर निकल आया और इस खतरे का नाम था सस्पेंडेड कांस्टेबल सहादेवन। नीति नैतिकता नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं थी। वरुण केस में जॉर्ज से पंगा लेकर सहादेवन सबके हाथों पिटकर सस्पेंड हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए वह जॉर्ज के पीछे पड़ा था। खैर जॉर्ज को आशंका थी कि उसकी बेटियां यहाँ रही तो उन्हें नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने दोनों बेटियों को बाहर भेजने का फैसला किया। सुबह बिचौलिया आया तो उसने उससे अंजू की शादी के लिए किसी प्रवासी लड़के को देखने को कहा और कुछ दिन पहले अनु सिंगापुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती थी। तब जॉर्ज राजी नहीं हुआ था, मगर अब मौजूदा हालात देखकर वह अनु को सिंगापुर भेजने को राजी हो गया। रातों रात पति का यह बदलाव देखकर रानी भी चौंक गई। साथ ही वह खुश भी हुई क्योंकि वह बहुत दिनों से जॉर्ज को इसी बात के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। इधर जॉर्ज की उत्सुकता बढ़ रही थी कि गड्ढे वाली जगह में कुछ है या नहीं, इसलिए उसने रात को टॉर्च जलाकर वह जगह खोद कर देखी। मगर काफी खोदने के बाद भी नीचे ठोस मिट्टी के सिवा कुछ नहीं था, तो उसने गड्ढे की एक्स्ट्रा मिट्टी भरकर उसे पहले जैसा कर दिया। इधर यामी श्रेया को बेतहाशा ढूंढ रही थी। बहुत खोजने के बाद आखिरकार उसे श्रेया के घर का पता मिल गया। फिर उसने घर लौटकर अपने बाप सहादेवन को यह बात बताई। दरअसल यह यामी सहादेवन की बेटी थी। बाप अब दोनों मिलकर जॉर्ज के परिवार का सर्वनाश करने के लिए पूरा प्लान बनाए बैठे थे। अगले दिन सहादेवन साबू से मिलने गया और यामी अंजू की साइकेट्रिस्ट से मिलने गई। यामी ने चेहरे पर इमोशन भाव लाकर कहा, मेरा एक लड़के से रिश्ता था, ब्रेकअप के बाद से मैं डिप्रेशन में हूँ। फिर मौका देखकर उसने अंजू की बात छेड़ दी। मैंने सुना है वरुण की मौत के बाद अंजू की मानसिक हालत भी बहुत खराब है। उस घटना की खबर देखकर मैं और भी फ्रस्ट्रेटेड हो गई क्योंकि मेरी समस्या भी काफी हद तक अंजू से मिलती जुलती है।
दरअसल यामी साइकेट्रिस्ट को कुरेद कुरेद कर अंजू की डिटेल्स निकालना चाहती थी, मगर साइकेट्रिस्ट उसका मकसद समझ गई और बात को आसानी से संभाल लिया। इधर बिचौलिया जॉर्ज के घर एक दुबई प्रवासी लड़के का रिश्ता लेकर आया। लड़के का नाम था अविरा, माँ बाप का इकलौता बेटा। बाप कॉलेज का प्रोफेसर, अविरा एमटेक पूरा करके दुबई में ही सेटल था। वहाँ एक नामी कंपनी में नौकरी करता था और अब नौकरी छोड़कर खुद बिजनेस कर रहा था। लड़के वाले एक सिंपल लड़की चाहते थे, इसलिए वह गांव की तरफ की किसी लड़की को ढूंढ रहे थे और अविरा देखने में भी स्मार्ट था। मगर अनु ने गौर किया कि फोटो में अविरा एक कान में हियरिंग एड पहने हुए हैं। जब उसने इस बारे में पूछा तो बिचौलिया हिचकिचाते हुए बोला, लड़के में सब कुछ परफेक्ट है, बस यह एक छोटी सी समस्या है। कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से वह एक कान से थोड़ा कम सुनता है, मगर हियरिंग एड पहनने पर साफ सुन लेता है। लड़का कान से कम सुनता है, यह जानकर रानी का मुंह उतर गया। शादी के मामले में लड़की वालों की यह आम समस्या है, खुद भले परफेक्ट ना हो मगर उनका लड़का परफेक्ट ही चाहिए। रानी थोड़ी हिचकिचाई, मगर जॉर्ज को नहीं लगा कि यह कोई समस्या है। थोड़ा कम सुनता है, इसे वह कोई इशू नहीं मानता, इसलिए उसने बिचौलिए से इस लड़के की बात आगे बढ़ाने को कहा। बिचौलिए के जाते ही जॉर्ज के पास साइकेट्रिस्ट का फोन आया और उसने बता दिया आज एक लड़की सेशन के नाम पर आई थी, मगर उसका मकसद अंजू के बारे में जानकारी जुटाना था। जॉर्ज हालात खराब देखकर जल्दी से शादी का काम निपटा देना चाहता था। उसने लड़के वालों को बुलवाया। अंजू और अवेरा आपस में बात करते हैं। जॉर्ज अवेरा के पिता से और रानी अवेरा की माँ से बातचीत करती है। इससे उन्हें लगा कि परिवार काफी अच्छा है, इस परिवार में बेटी की शादी होगी तो वह खुश रहेगी। इधर श्रेया घर लौटकर देखती है कि सहादेवन गाड़ी लिए उसके घर के सामने खड़ा है। उसके खड़े होने का अंदाज ऐसा था जैसे गाड़ी खराब हो गई है और वह उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। श्रेया क्योंकि सहादेवन को नहीं जानती थी, इसलिए तवज्जो न देकर घर में घुसने ही वाली थी, तभी बाल्टी में पानी लिए यमी बाहर निकली। यामी ने श्रेया को देखते ही ऐसा जताया जैसे बरसों की जान पहचान हो। श्रेया तो यामी को भूल ही गई थी। यामी ने याद दिलाया कि उनकी बस में मुलाकात हुई थी। श्रेया हैरान रह गई, बस में तो बस थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी, फिर भी इसने मेरा नाम इतनी अच्छी तरह याद रखा। यामी ने बताया, यहाँ से गुजरते वक्त हमारी गाड़ी का रेडिएटर ओवरहीट हो गया, इसलिए पानी से ठंडा करने के लिए इस घर में पानी लेने आए। हालांकि यामी का बहाना सही था, फिर भी श्रेया को कुछ शक हुआ, इसलिए उसने जॉर्ज को मैसेज किया, पापा आपसे मिलना चाहते हैं। जॉर्ज जब पैथरोस के घर आया तो श्रेया ने बताया उस लड़की से तो बस में सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी, वह खुद ही आगे बढ़कर बात करने आई थी। फिर यह बाप बेटी गाड़ी खराब होने के बहाने घर के सामने रुके और दोनों अंदर आकर नकली अपनापन दिखाकर चले गए। श्रेया ने पता लगाया कि यमी आसपास के पड़ोसियों से उनके पते के बारे में पूछताछ कर रही थी। जॉर्ज ने जानना चाहा कि वह कौन हो सकते हैं, क्या श्रेया या पैथरोस को यह हिंट दे सकते हैं। श्रेया ने बताया उस आदमी ने पड़ोसियों को खुद को पुलिस बताया था और पैथरोस बोला वो आदमी घर में घुसते वक्त खाकी रंग की पैंट पहने था, मगर मुझे नहीं लगता कि वह पुलिस है। अब जॉर्ज दुविधा में पड़ गया, आखिर वह कौन हो सकते हैं। खैर इधर शाहदेवन और यामी पैथरोस के पुराने इलाके में जाकर लोगों से पूछताछ करके जान गए कि पैथरोस पहले एक घोर खोदक था, उसका घर कब्रिस्तान के पास ही था। यह सुनकर शाहदेवन समझ गया कि पैथरोस के हाथों ही जॉर्ज ने कंकाल बदला था। उधर जॉर्ज उस वक्त बेटी की शादी की जल्दबाजी में व्यस्त था। उसने अविरा के बारे में बहुत छानबीन की, मगर हर जगह से अच्छी खबरें ही मिली, इसलिए परिवार समेत जॉर्ज अविरा के घर गया। वहां जाकर भी अविरा के घर का माहौल उन्हें अच्छा लगा। दूसरी तरफ सदेवन साइकेट्रिस्ट तक पहुंच गया। उसने साइकेट्रिस्ट के गले पर छुरी रखकर अंजू की फाइल निकलवाई, फिर बोला इस फाइल में कुछ जगहों पर बदलाव कर दो और यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी का नुकसान कर दूंगा। साइकेट्रिस्ट की बेटी कहाँ पढ़ती है? शाहदेवन वह जानकारी भी निकाल लाया था। फिर भी साइकेट्रिस्ट ने जॉर्ज को फोन पर यह बात बता दी। जॉर्ज ने जब उस आदमी के हुलिये के बारे में पूछा तो साइकेट्रिस्ट ने बताया उसने पुलिस की तरह खाकी पैंट और बूट पहने थे, चेहरा खतरनाक था, देखकर लगता था कि कोई भी जुर्म उसके लिए मुश्किल नहीं। यह सुनकर जॉर्ज को थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया, ऐसा आदमी सिर्फ सदेवन ही हो सकता है। इसी बीच अविरा के पिता ने जॉर्ज को फोन करके बताया, दो लोग आकर अंजू के बारे में उलझुल बातें करके शादी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर हमने तवज्जो नहीं दी तो वह चले गए। जाते वक्त अविरा ने एक फोटो खींच ली जिसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा था। अविरा के पिता ने जॉर्ज के व्हाट्सएप पर वो फोटो भेजी तो जॉर्ज ने फोटो में राजन को देख लिया। जॉर्ज ने जोश से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करवाया। जोश ने बताया यह एक पुराने मॉडल की गाड़ी है।
इससे पहले 3-4 लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं, मगर सबसे आखिर में यह गाड़ी शाहदेव नाम के एक शख्स ने खरीदी थी। सहादेवन का नाम सुनते ही जॉर्ज का शक यकीन में बदल गया, इसलिए वह सीधे सहादेवन के घर चला गया। वहां यामी को देखकर जॉर्ज को एक और झटका लगा। जॉर्ज ने शाहदेवन से कहा, तेरे साथ जो हुआ वह तेरे ही कर्मों का फल है, इसलिए तू मेरे परिवार के साथ गेम मत खेल। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सदैवन जरा भी घबराए बिना उल्टा जॉर्ज के साथ बदतमीजी करने लगा। उसने चुनौती देते हुए कहा, देखता हूँ तू कैसे बेटी की शादी करके उसे विदेश भेजता है। सदैवन की धमकी सुनकर जॉर्ज अंजू की शादी के लिए और भी ज्यादा चुक गया, मगर पहले जॉर्ज ने सुरेश बाबू से मिलकर गुजारिश की। वह दुश्मनों के फोन टैप करना चाहता है ताकि उनकी हर मूवमेंट समझ सके। हालांकि सुरेश बाबू ने कहा, यह काम बहुत पेचीदा है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता मगर पूरी कोशिश करूंगा। इधर शाहदेवन इस बार पैथरोस के घर पहुंच गया और बीमार पैथरोस का गला दबाकर पूछने लगा, तूने जॉर्ज को कंकाल दिया था या नहीं? वहां पैथरोस की बेटी श्रेया बाप को बचाने गई तो शाहदेवन ने उसे भी मारा पीटा। उसने दोनों को मारकर घर में आग लगाने की धमकी दी। सहादेवन के आक्रामक तेवर देखकर वह समझ गए कि यह निर्मम काम उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए बेटी को बचाने के लिए पैथरोस ने सब कुछ कबूल कर लिया। जॉर्ज अंजू की शादी की तारीख पक्की करके रिश्तेदारों की दावत की लिस्ट बना रहा था, तभी पैथरोस ने उसे फोन करके यह बात बता दी। जॉर्ज ने मोबाइल श्रेया के हाथ में देने को कहा। पहले उसने पूछा कि श्रेया ठीक तो है, फिर पूरी बात जाननी चाहिए। जॉर्ज समझ गया कि यह भी सहादेवन का ही काम है। श्रेया ने बताया, खतरा देखकर एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया था। पुलिस आई और उन्हें थाने में शिकायत करने को कहा। जब श्रेया ने जॉर्ज से सलाह मांगी तो जॉर्ज ने उसे थाने जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराने को कहा। इधर शाहदेवन के इन सब कारनामों की खबर सीआई फिलिप और आईजी थॉमस बास्टिन को भी थी। दरअसल साबू ने फिलिप को बताया था और फिलिप ने आईजी थॉमस को। तभी से वह शाहदेवन की मूवमेंट फॉलो कर रहे थे, क्योंकि अगर केस को ज्यादा छेड़ा गया तो मीडिया कवरेज हो सकती थी और फिर पुलिस पर बदनामी और दबाव दोनों आते। तो सहादेवन के लगातार वरुण केस को कुरेदने और श्रेया की शिकायत दर्ज होने पर सीआई फिलिप ने आईजी थॉमस को फोन करके सब बता दिया। इसीलिए थॉमस ने सहादेवन को अपने क्वार्टर बुलाकर पूछा, तू पुराने केस को क्यों कुरेद रहा है? सहादेवन ने कहा, वरुण की लाश का जॉर्ज ने क्या किया, मैं इसी की जांच कर रहा हूँ। थॉमस ने चिढ़कर पूछा, जांच करके अब तक तूने क्या उखाड़ लिया? उल्टा तूने जगह जगह खुद को पुलिस बताकर पुलिस की बदनामी की और अब तेरे खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज हो गई है कि तूने किसी के घर घुसकर मौत के बिस्तर पर पड़े आदमी और एक लड़की पर हाथ उठाया। थॉमस ने जानना चाहा कि वह कौन है और इस केस से उनका क्या कनेक्शन है। जब सहादेवन ने कोई जवाब नहीं दिया तो थॉमस भड़क गया और सहादेवन के खिलाफ केस फाइल करके उसे लॉकअप में डालने को कहा। इसके बाद थॉमस बाहर निकला तो देखा प्रभाकर खड़ा है। प्रभाकर ने थॉमस की गीता से वीडियो कॉल पर बात कराने की कोशिश की, मगर डिप्रेस्ड गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फोन रखकर प्रभाकर ने थॉमस से कहा, हम इसीलिए तो यूएसए शिफ्ट हुए थे ताकि एक नई जिंदगी फ्रेश शुरू कर सके। मगर गीता मूव ऑन नहीं कर पाई। वह हमेशा प्रभाकर को कोसती रहती थी कि बेटे के कत्ल की जांच के वक्त प्रभाकर उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। इसी अभिमान में गीता ने प्रभाकर से बात करना बंद कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि डिप्रेशन में गीता ने सबसे बात करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा, बेटे के कत्ल का इंसाफ न मिलने से गीता की यह हालत हुई है। इस मोड़ पर आकर प्रभाकर को भी बहुत गिल्ट महसूस होने लगा। उसे लगा कि उसी की वजह से गीता की यह हालत हुई है और इसी पछतावे में प्रभाकर ने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर उसे यह केस सुलझाना है। इसीलिए दरअसल प्रभाकर ने यह काम शाहदेवन को सौंपा था। थॉमस ने कहा, सहादेवन की वैसे ही जॉर्ज से निजी दुश्मनी है और ऊपर से वह इंसान के तौर पर बहुत कमीना है, इसलिए प्रभाकर ने उसे चुनकर ठीक नहीं किया। मगर प्रभाकर बोला, इस केस के लिए सहादेवन ही ठीक है। जो हर नियम तोड़ना जानता हो वही इस केस की आखिरी हद तक पहुंच सकता है। तो प्रभाकर ने इस बार शाहदेवन की थॉमस से बात कराई। थॉमस ने जानना चाहा कि शाहदेवन अब तक क्या क्या जान पाया है। शाहदेवन ने बताया, जिस आदमी ने जॉर्ज को कंकाल सप्लाई किया उसके बारे में मैं जान चुका हूं और मुझे शक है कि जॉर्ज ने वरुण का कंकाल पैथरोस के घर के आसपास पोंथान पुजाह जंगल की सीमा में दफन कर रखा है। 5 साल पहले जॉर्ज ने वहां 20 सेंट जमीन खरीदी थी, मगर उसने अपने नाम पर ना खरीद कर पैथरोस के नाम पर खरीदी। इसके अलावा पैथरोस का घर बनवाने से लेकर उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्च, उसे नर्स बनाकर नौकरी दिलाना, सब कुछ जॉर्ज ने ही किया और फॉरेंसिक से वरुण का कंकाल लेकर जॉर्ज वहीं गया था। उसके फोन की लोकेशन काफी देर वहीं रुकी थी, इसलिए सहादेवन को शक है कि जॉर्ज ने उसी जगह वरुण का कंकाल दफन किया है। मगर थॉमस बोला, जॉर्ज ऐसा वैसा आदमी नहीं, उसने बार बार पुलिस को चकमा दिया है। वह ऐसा प्लान चलाता है कि पुलिस गुमराह होकर गलत जांच में फंस जाती है।
इस बार भी शायद उसने पुलिस को किसी और दिशा में डाइवर्ट करने के लिए ही वह जगह खरीदी हो, वरना उसके जैसा स्मार्ट आदमी फोन लेकर उस जगह कंकाल छुपाने क्यों जाएगा जहां उसे पक्का पता था कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक करेगी। शाहदेवन ने कहा, थॉमस तुम्हारा तर्क ठीक है, मगर कोई सिर्फ गुमराह करने के लिए 20 सेंट जमीन क्यों खरीदेगा। थॉमस ने जॉर्ज को अंडर एस्टिमेट करने से मना किया, क्योंकि कितने लोग होंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन थाने में लाश छुपाने की सोच भी सकें। फिर भी सहादेवन बार बार एक ही बात कहता रहा, वहां सर्च करते ही कंकाल मिल जाएगा। थॉमस इस बार चिढ़कर सहादेवन को बाहर जाकर खड़े होने को बोला। फिर थॉमस ने प्रभाकर से कहा, पुलिस ने उस पूरे जंगल की जगह सर्च करके भी कुछ नहीं पाया और कंकाल कांड के बाद जॉर्ज ने एक दुकान से रबड़ बागान के नाम पर 35 लीटर एसिड खरीदा था। नॉर्मली हर महीने उसके रबड़ बागान में 4 से 5 लीटर एसिड लगता है, तो उसने एक साथ 35 लीटर एसिड क्यों खरीदा। और इतना खरीदने के बाद भी जॉर्ज हर महीने अपने जरूरत के 4 लीटर एसिड खरीदता ही रहा। इसका एक ही मतलब निकलता है, जॉर्ज ने शायद वरुण का कंकाल गला दिया है। फिर भी प्रभाकर ने एक बार ट्राई करने को कहा, शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो जॉर्ज के जुर्म को बेनकाब कर दे। प्रभाकर की बार बार गुजारिश पर थॉमस राजी हो गया, मगर बोला, जांच में मेरा भी एक अफसर प्रभाकर और शाहदेवन के साथ रहेगा। इधर जॉर्ज बेटी की शादी की खरीदारी में व्यस्त था, मगर बीच बीच में वह बाग में शाहदेवन की खोदी हुई जगह भी चेक करता रहता। उसने वहां एक रस्सी बांध रखी थी कि अगर कुदाल का वार पड़े तो रस्सी कट जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि यहाँ कोई नई कारसाजी हुई है। दूसरी तरफ सहादेवन ऑफिशियल पुलिस के साथ पैथरोस के घर गया। उन्होंने पैथरोस से पूछताछ करके जान लिया कि उसने किसका कंकाल निकालकर जॉर्ज को दिया था। पैथरोस का पूरा बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। फिर वह उस लड़के के घर गए और सैंपल कलेक्ट किया ताकि जॉर्ज के बदले हुए कंकाल का डीएनए टेस्ट करके देखा जा सके कि वही कंकाल है या नहीं। मगर यामी को थोड़ा कंफ्यूजन था कि जॉर्ज यह सब सबूत क्यों छोड़ जाएगा। सहादेवन बोला, सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी कुछ ना कुछ गलती करता है, तो हो सकता है जॉर्ज ने भी कोई गलती की हो। इसी बीच जॉर्ज को एक और बुरी खबर मिली। सुरेश बाबू ने फोन करके बताया कि साइबर सेल का कोई भी जॉर्ज के दुश्मनों के फोन टैप करने को राजी नहीं हो रहा, क्योंकि इससे उनकी नौकरी तो जाएगी, साथ में जेल भी हो जाएगी। इसलिए कोई भी यह रिस्क नहीं लेगा। जॉर्ज को पूरा यकीन था कि सहादेवन अकेले नहीं खेल रहा, बल्कि उसके पीछे और भी बहुत से लोग हैं। खासकर जब साबू सहादेवन के साथ घूम रहा है तो इसका मतलब अनऑफिशियली पुलिस भी इसमें शामिल है। जॉर्ज ने अपनी वकील रेणुका से मिलकर इस बारे में बात की। रेणुका ने बताया कि पुलिस को अब तक कोई नया सबूत नहीं मिला। जॉर्ज बेटी की शादी को लेकर परेशान था, तो रेणुका ने उसे शादी पर फोकस करने को कहा, बाकी मैं संभाल लूंगी। इधर पैथरोस के बयान के मुताबिक उस लड़के का डीएनए जॉर्ज के बदले हुए कंकाल से मेल खा रहा था, जिसे वह एक स्ट्रांग सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। मगर थॉमस ने 2 बातों पर उन्हें आगाह किया, यह बयान और सबूत हूबहू इसी तरह कोर्ट तक पहुंचने चाहिए और किसी भी तरह वरुण का देहावशेष ढूंढकर निकालना होगा, वरना यह केस टिकेगा नहीं। प्रभाकर बोला, फिलहाल हमें अंजू की शादी रोकनी होगी। मगर थॉमस ने बताया, जॉर्ज को हमारी मूवमेंट की भनक लग चुकी है, इसीलिए उसने पहली कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की अर्जी डाल रखी है, जिसका नोटिस आज ही थाने आ चुका है। अब हमें जवाब भेजना होगा कि जॉर्ज को गिरफ्तार करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। फिर भी अगर जॉर्ज को पूछताछ के लिए थाने लाया गया तो केस रीओपन हो जाएगा और वो फिर से अग्रिम जमानत पर बाहर निकल आएंगे। तो बहुत सोचकर थॉमस ने एक आइडिया निकाला। अंजू की शादी 25 तारीख सोमवार को थी, इसलिए वह 23 तारीख शनिवार को केस रीओपन की अर्जी देंगे और उसी दिन जॉर्ज के एक परिवार को गिरफ्तार कर लेंगे। इससे रविवार को कोर्ट बंद रहने की वजह से वो कोई जमानत की अर्जी नहीं दे पाएंगे। अगले दिन कोर्ट खुलने पर अगर वह अग्रिम जमानत की अर्जी दे भी तो सारा प्रोसेस पूरा होने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा, यानी इस तरह वह शादी भी रोक देंगे। तो 23 तारीख को पुलिस अचानक केस रीओपन करके जबरदस्ती जॉर्ज के घर गिरफ्तार करने पहुंच गई। मगर जॉर्ज ने पुलिस को कोर्ट का एक नोटिस थमा दिया। इस नोटिस की सीआरपीसी की धारा 41A के मुताबिक पुलिस किसी संदिग्ध को अग्रिम नोटिस भेजे बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। कानून की यह धारा दरअसल तुरंत गिरफ्तारी से सुरक्षा देती है। जॉर्ज की इस चाल को देखकर थॉमस समेत सब हैरान रह गए। जॉर्ज ने उनका प्लान पहले ही भांप लिया था, इसलिए उसने अपना कदम पहले से उठा रखा था। थॉमस ने चिढ़कर कहा, अब हमने एक भी गलत कदम उठाया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। आखिर थॉमस को भी अपने ऊपर के अफसरों को जवाब देना था। उसने बहुत सोचकर एक और हल निकाला। वह कल रविवार को जॉर्ज को नोटिस भेजेंगे और उसमें अगले दिन सोमवार को कोर्ट में हाजिर होने को कहेंगे। इससे वह कोर्ट को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और तभी अपना असली खेल दिखाएंगे। तो प्लान के मुताबिक अगले दिन जॉर्ज को नोटिस भेजा गया। जॉर्ज थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि अगले ही दिन तो अंजू की शादी थी।
अगली सुबह जॉर्ज की वकील रेणुका ने जज से निजी तौर पर मिलकर समझाया ताकि शादी रोकने की साजिश नाकाम की जा सके। मगर जज तो कानून के बाहर जाकर काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कोर्ट में दलीलें पेश करने को कहा। हालांकि जज ने रेणुका की एक मदद जरूर की। जॉर्ज के केस की सुनवाई सबसे पहले रखवा दी, तो कोर्ट की सुनवाई में पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी पीपी और रेणुका ने दलीलें पेश करनी शुरू की। पीपी ने नए सबूतों के आधार पर जॉर्ज के परिवार की गिरफ्तारी की अर्जी दी, मगर रेणुका ने तर्क दिया यह सब जॉर्ज के परिवार के खिलाफ बदले की भावना से रचा गया है। पीपी ने फिर तर्क दिया केस रिओपन होने की खबर सुनकर जॉर्ज बेटी की शादी करके उसे बाहर भेजने का प्लान कर रहा है। तब रेणुका बोली अगर ऐसा शक है तो इनके पासपोर्ट चेक कर लीजिए, फिर तो यह बाहर जा ही नहीं पाएंगे। तो इतना आसान रास्ता होते हुए इन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी पीपी ने हार नहीं मानी। शाह देवन ने साइकेटिस्ट से जबरदस्ती अंजू के बारे में झूठी गवाही ली थी। पीपी ने इस बार वो कोर्ट में पेश करके कहा अंजू को सेक्सुअल समस्या है, उसे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर कोई इस मामले में जोर जबरदस्ती करे तो वह वायलेंट हो सकती है, इसलिए उसके पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह शादी रोक देनी चाहिए। क्योंकि यह एक सेंसिटिव मुद्दा था, इसलिए रेणुका ने इसका विरोध किया और अपने हिसाब से दलील पेश की। इससे जज कन्विंस होकर अगले हफ्ते तक जमानत मंजूर कर देता है। नतीजा जॉर्ज का परिवार गिरफ्तारी से बच जाता है। पुलिस इतनी देर कम्युनिटी सेंटर के बाहर गिरफ्तारी के लिए इंतजार कर रही थी, वह भी निराश होकर लौट गई और इस तरह शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। मगर असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। जिस प्रभाकर को शुरू से शांत, निरीह और भला इंसान समझा था, वह इस बार एक मास्टर प्लान लेकर हाजिर होता है। दरअसल अब तक शादी रोकने के लिए वह जितनी कोशिश कर रहे थे वह सब एक नाटक था। बस आई वाश। प्रभाकर जानता था कि इन छोटे मोटे सबूतों से वह जॉर्ज के खिलाफ कोई मजबूत केस नहीं बना पाएंगे, इसलिए वह पिछले 2 साल से प्लान बना रहा था। प्रभाकर ने इस बार आईजी थॉमस को अपना प्लान बताया। प्रभाकर का असली ट्रम्प कार्ड था अंजू का पति अविरा। एक्चुअली अविरा प्रभाकर के लिए ही काम करता था। अविरा को बिजनेस में घाटा होकर जेल जाने की नौबत आ गई थी। तब प्रभाकर ने अविरा के बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसे मुसीबत से उभारा था। उसका प्लान था अविरा की शादी अंजू से कराना, इसलिए उसने कई बिचौलियों को घूस देकर रखा था ताकि जॉर्ज की बेटी की शादी अविरा से सेट करा दें। मगर जॉर्ज जिद पकड़कर बैठा था कि वह किसी विदेश में सेटल लड़के से बेटी की शादी नहीं करेगा, इसलिए प्रभाकर थोड़ी मुश्किल में पड़ गया था। तो उसने सहदेवन के जरिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट की ताकि जॉर्ज मजबूरन प्रवासी लड़के से बेटी की शादी करने को राजी हो जाए, और इसी तरह उसने अविरा से अंजू की शादी सेट कर दी। जॉर्ज को कोई शक ना हो, इसलिए प्रभाकर ने इन कुछ दिनों शादी तोड़ने का झूठा नाटक रचा। अब प्रभाकर का अगला प्लान था अविरा हनीमून के नाम पर अंजू को दूर एक रिसोर्ट में ले जाएगा। वहां जाकर अविरा अंजू की ड्रिंक में ड्रग मिलाकर पिलाएगा। इससे जब अंजू बेहोश हो जाएगी तो सहदेवन उसके शरीर और बिस्तर पर खून फैला देगा। साथ ही दीवार समेत कई जगहों पर अवीरा के हाथों के निशान भी लगा देगा। फिर खून सने छुरी अंजू के हाथ में थमा दी जाएगी। इसी वक्त जॉर्ज को वीडियो कॉल पर बेटी की हालत दिखाई जाएगी। बेटी को बचाने जॉर्ज रिसोर्ट की तरफ दौड़ पड़ेगा। तब तक वह लोग ड्रग का एंटीडोज देकर अंजू को जगा देंगे। जॉर्ज के वहां पहुंचते ही तैयार खड़ी पुलिस भी आ जाएगी। वहां का हाल देखकर ऐसा लगेगा कि अंजू ने अवीरा को मार डाला और जॉर्ज ने बेटी को बचाने के लिए अवीरा की डेड बॉडी गायब कर दी, क्योंकि कोर्ट में पहले ही दावा किया जा चुका था कि अंजू को सेक्सुअल समस्या है। कोई जोर जबरदस्ती करे तो वह वायलेंट हो सकती है, इसलिए उसी आधार पर आसानी से उसे फंसा दिया जाएगा। वह जॉर्ज और उसकी बेटी को बरोन केस में कुछ नहीं कर पाए, मगर इस केस में उनके खिलाफ स्ट्रांग सबूत होंगे। वह किसी भी तरह यहाँ से बच नहीं पाएंगे। प्लान सुनकर थॉमस ने पूछा अवीरा का क्या होगा। प्रभाकर ने बताया अवीरा जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा, उसका कोई ट्रेस नहीं रहेगा। अवीरा कल रामेश्वरम जाएगा। अगले दिन वह फिशिंग बोट से श्रीलंका चला जाएगा। वहां से एक नई आइडेंटिटी लेकर वह 250 और भारतीयों के साथ ट्यूशिया चला जाएगा। इसलिए प्रभाकर ने थॉमस को अपने प्लान पर भरोसा रखकर निश्चिंत होकर सोने को कहा। इधर सहदेवन और अवीरा अपने अपने हिस्से का काम शुरू कर देते हैं। तय काम खत्म करके वह निकलते हैं, मगर सीधा रास्ता ना पकड़कर सहदेवन ने जब गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ी तो अवीरा ने पूछा यह रास्ता क्यों लिया। सहदेवन ने कहा यह शॉर्टकट है, तो अवीरा ने कोई शक नहीं किया। तो सुबह आईजी थॉमस बास्टिन की नींद एक फोन कॉल से खुलती है और फिर वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ प्रभाकर के घर आकर उलझूल बकने लगता है। वह प्रभाकर को बताता है कि उसके प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। यह सुनकर प्रभाकर हैरान रह जाता है। थॉमस अपनी मिली जानकारी के मुताबिक बताता है पिछली रात जब सहदेवन अंजू को बेहोश करके और जॉर्ज को वीडियो कॉल पर दिखाकर सबूत सजा रहा था, तभी अवीरा से टकराकर एक स्टैंड गिर गया और उसकी आवाज से अंजू की नींद खुल गई। तब घबराकर अवीरा बाहर भाग गया।
अंजू ने एक छुरी से शाहदेवन को रोकने की कोशिश की तो शाहदेवन ने अंजू के बाल पकड़कर उसे दीवार से दे मारा। फिर छुरी से अंजू को कई जगह काटकर एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे अंजू बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। इसके बाद शाहदेवन वहां से निकल गया। तब तक जॉर्ज पहुंच चुका था और खिड़की से बेटी की हालत देखकर बेचैन हो गया। वह लात मारकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस आ गई तो जॉर्ज ने बताया कि उसकी बेटी और दामाद अंदर थे और एक्स कांस्टेबल शाहदेवन ने बेटी के मोबाइल से फोन करके धमकी दी थी कि वह अंजू का नुकसान कर देगा। तो पुलिस की मदद से दरवाजा तोड़कर जॉर्ज अंदर घुसा और घायल अंजू को बचा लिया। मगर थॉमस की टेंशन यह थी कि जॉर्ज को मजबूती से फंसाने के लिए शाहदेवन अवीरा को मार डालेगा, क्योंकि उस जैसे बदमाश के लिए यह कोई बात ही नहीं। प्रभाकर को भी अब यही शक हो रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले शाहदेवन ने उससे कहा था जिंदा इंसान को मरा हुआ साबित करना बहुत टफ है, इसमें रिस्क रहता है। अगर मरा हुआ इंसान सामने आ गया तो केस ही डिसमिस हो जाएगा। इसलिए शाहदेवन अवीरा को मारने की बात कर रहा था। अवीरा को मारकर उसकी लाश जॉर्ज के बाग में गाड़ देने से केस और मजबूत होगा। मगर प्रभाकर किसी हत्या के झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। वह सिर्फ इतना चाहता था कि अंजू जेल जाए और जॉर्ज का परिवार नर्क की यातना भोगे। बस इतना होते ही उसकी पत्नी गीता को सुकून मिलेगा। तब तो शाहदेवन ने उसकी बात मान भी ली थी, मगर उस बदमाश ने ऐसा प्लान बना रखा होगा इसका तो प्रभाकर अंदाजा भी नहीं लगा पाया। तो दोनों शाहदेवन को ढूंढने उसके घर जाते हैं और वहाँ देखते हैं जॉर्ज खड़ा है, जबकि उसका तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। अब जॉर्ज बताता है कि शाहदेवन के साथ क्या हुआ। जॉर्ज अपने बाग में खुदाई देखकर पहले ही समझ गया था कि यहाँ क्या होने वाला है। शाहदेवन का प्लान जानकर जॉर्ज ने भी एक बैकअप प्लान बना रखा था। अंजू को बचाने जाते वक्त जॉर्ज ने जोस को फोन पर कह रखा था कि वह तैयार होकर सड़क की आड़ में छुपा रहे। थोड़ी देर में शाहदेवन उसे क्रॉस करेगा तो वह शाहदेवन को फॉलो करके देखेगी वह जॉर्ज के घर जा रहा है या नहीं। जोस ने शाहदेवन को फॉलो करके जॉर्ज को बता दिया कि शाहदेवन जॉर्ज के घर ही आया है। तब जॉर्ज ने प्लान बनाकर शाहदेवन के घर जाकर इंतजार करना शुरू कर दिया। शाहदेवन घर लौटकर अंदर घुसते ही जॉर्ज ने उस पर अचानक हमला बोल दिया। जॉर्ज शाहदेवन को मारते हुए बोला, तेरा प्लान था अवेरा को मारकर मेरे बाग में गाड़ देना है ना। शाहदेवन भद्द तरीके से हंसकर बोला, अब जॉर्ज और उसकी बेटी का जेल जाना कोई नहीं रुक सकता। जॉर्ज ने जानना चाहा कि शाहदेवन ने अवीरा के साथ क्या किया। जब शाहदेवन कुछ बताने को राजी नहीं हुआ तो जॉर्ज ने इस बार उसके शरीर पर कई जगह काट दिया और मार डालने की धमकी दी। तब शाहदेवन ने सब कबूल किया, मैं अकेले यह सब नहीं कर रहा, मेरे पीछे प्रभाकर और आईजी गलत थी नचा रहे हैं। जॉर्ज ने पूछा, शाहदेवन ने पहले से बाग में थोड़ी खुदाई क्यों कर रखी थी। शाहदेवन ने बताया कि ऊपर की सख्त मिट्टी पहले से खोद रखो तो नीचे की तरफ खोदना आसान हो जाता है। इसके अलावा शाहदेवन जानता था कि उत्सुकता में जॉर्ज वह जगह खोद कर देखेगा। इसलिए जब जॉर्ज अंदर क्या है देखने के लिए खुदाई कर रहा था तब शाहदेवन ने आर्ट से जॉर्ज का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था ताकि उसे अवीरा की लाश छुपाने के केस में और मजबूती से फंसाया जा सके। तो शाहदेवन की यह कबूल की हुई बात जॉर्ज ने जोत से रिकॉर्ड करवा ली। इसके अलावा शाहदेवन का अवीरा को मारने का प्लान भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि शाहदेवन जॉर्ज के बाग में जाएगा यह जॉर्ज पहले से ही जानता था। इसलिए उसने अपने साले राजेश को फोन करके कह दिया कि उसके बाग में चोर घुसा है। इसलिए राजेश लोगों को लेकर बाग में चोर ढूंढने चला गया। बाग में इतने लोग देखकर शाहदेवन वहां से अवीरा को लेकर भाग आया। तो जॉर्ज ने आईजी थॉमस और प्रभाकर से कहा, मेरे पास शाहदेवन का कबूलनामा रिकॉर्ड है, तुम्हें मैं कोर्ट में देख लूंगा। यह कहकर जॉर्ज जाने लगा। तभी प्रभाकर बोला, उस कबूलनामे की वजह से मुझे फांसी तो नहीं होगी, मेरा जो कुछ खोना था मैं खो चुका हूँ। इसलिए जेल से निकलकर मैं फिर तुम्हारे परिवार का नुकसान करूंगा। जितनी बार मुझे रोका जाएगा उतनी बार मैं कोशिश करता रहूंगा। याद रखना, किस्मत हर बार तुम्हारा साथ नहीं देगी। प्रभाकर की इस बात के बाद जॉर्ज नए सिरे से सोचने बैठा। इस लड़ाई का एक अंत होना चाहिए। इसलिए जॉर्ज ने फैसला किया कि वह वरुण के कत्ल के सबूतों समेत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेगा। अंजू अस्पताल में भर्ती थी। जॉर्ज वहां जाकर परिवार से इस बारे में बात करता है और उन्हें मजबूत रहने को कहता है। फिर जॉर्ज रेणुका को साथ लेकर आईजी थॉमस के पास जाकर आत्मसमर्पण कर देता है, मगर वह एक शर्त रखता है, जॉर्ज को 5 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी और जॉर्ज के परिवार के पीछे भी अब कोई नहीं पड़ेगा। प्रभाकर शर्त मान तो लेता है, मगर ताना मारते हुए कहता है कि जॉर्ज ने मजबूरी में यह फैसला लिया है, क्योंकि अब तक वह बस किस्मत के दम पर बार-बार बच गया है। प्रभाकर को बहुत कॉन्फिडेंस था कि जॉर्ज का खेल अब बिल्कुल खत्म है, इसलिए वह बहुत घमंड दिखा रहा। मगर जॉर्ज ने प्रभाकर को आगाह करते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप मेरी बेटी का नुकसान करने की कोशिश करेंगे, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ आप मेरी बेटी या परिवार का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं एक बार और आप पर भरोसा कर रहा हूँ।
अगर आपने मेरी बेटी का जरा सा भी नुकसान करने की कोशिश की तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा। खुद आईजी के ऑफिस में इतनी बड़ी धमकी देकर जॉर्ज बाहर निकल जाता है। इसी वक्त प्रभाकर के पास अविरा का फोन आता है। अरा कहता है, आपने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। क्या आप नहीं जानते थे कि सहादेवन मुझे मारने का प्लान बना रहा था? प्रभाकर विनम्रता से कहता है कि उसे सहादेवन के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। अरा बताता है, जब जॉर्ज ने सहादेवन पर हमला किया तब वह भी उसी घर में था। खतरा देखकर वह भागकर निकल गया और अब वह समंदर के बीच है। फिर अविरा उन्हें बताता है कि अंजू के साथ एक चोरी क्या हुआ था। ठीक उसी वक्त आईजी ऑफिस के बाहर खड़ी रेणुका ने जॉर्ज से पूछा, जॉर्ज के खिलाफ वैसे भी कोई मजबूत सबूत नहीं था। वह चाहते तो केस डिसमिस करा सकते थे। फिर जॉर्ज ने आत्मसमर्पण क्यों किया? इसकी क्या जरूरत थी? जॉर्ज बोला, मुझे खुद को लेकर ही टेंशन है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि जरूरत पड़ने पर मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ। फिर जॉर्ज ने एक चौंकाने वाली बात कबूल की। अंजू को सहादेवन ने टॉर्चर नहीं किया था, बल्कि जॉर्ज ने खुद ही अपनी बेटी को टॉर्चर करके कई जगह काट दिया था। दरअसल जॉर्ज रिसोर्ट पहुंचते ही समझ गया था कि यह उनके लिए एक जाल है। बाहर पुलिस गाड़ी का सायरन सुनाई दे रहा था, इसलिए केस को पलटने के लिए जॉर्ज ने तुरंत एक प्लान बनाया। सहादेवन ने अंजू को बंधक बनाकर टॉर्चर किया। यह कहानी करने के लिए उसने खुद अंजू को मारा पीटा और कई जगह काट दिया। हालांकि यह काम करते वक्त दुख से जॉर्ज का सीना फटा जा रहा था, मगर बेटी को इस जाल से बचाने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। मारपीट के बाद उसने अंजू को मरणासन होकर लेटे रहने को कहा और अस्पताल पहुंचने के बाद आंख खोलने को कहा। फिर जॉर्ज बाहर आकर ऐसा नाटक करता है जैसे वह अभी अभी आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस के आते ही उसने सहादेवन का नाम लेकर कहा कि शाहदेवन ने उसकी बेटी को टॉर्चर किया है। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर अंजू की हालत देखकर पुलिस ने वही मान लिया। बाद में अस्पताल में जब अंजू ने आंख खोली तो पुलिस ने उसका बयान रिकॉर्ड किया। अंजू ने पुलिस को बताया कि सहादेवन ने उस पर टॉर्चर किया। आज सुबह आईजी थॉमस दरअसल फोन पर यही जानकारी पाकर प्रभाकर के पास दौड़ा गया था। तो जॉर्ज की बात सुनकर रेणुका बिल्कुल सुन रह गई। वो जॉर्ज के मास्टरमाइंड प्लान को अच्छी तरह जानती है, मगर इसके बावजूद वह आज भी जॉर्ज को पहचान नहीं पाई। इधर अरा से थॉमस और प्रभाकर को पता चला सहादेवन ने अंजू को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। अहिरा पूरे वक्त सहादेवन के साथ ही था, इसलिए वह खुद गवाह है कि शाहदेवन ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वह दोनों भी समझ गए कि यह काम जॉर्ज ने ही किया है। यह सच जानकर वह भी बेजुबान रह गए। जब जॉर्ज चलकर जा रहा था तो वह बाहर आकर खड़े हो गए। जॉर्ज ने उनकी तरफ बस एक नजर देखा। उसकी उस एक नजर ने ही उनके सीने में कमकती पैदा कर दी। जॉर्ज की आंखों में ही चेतावनी लिखी थी कि परिवार का नुकसान किया तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। प्रभाकर को अब तक यही लगता था कि जॉर्ज मास्टरमाइंड प्लान से नहीं बल्कि बस किस्मत के दम पर बार बार बच निकलता है। मगर थॉमस ने प्रभाकर को आगाह किया कि वह जॉर्ज को किस्मत वाला कहकर अंडर एस्टिमेट न करे। प्रभाकर ने जॉर्ज की बेटी को दोषी साबित करने के लिए 2 साल तक बहुत मेहनत करके परफेक्ट प्लान बनाया था, मगर जॉर्ज ने उन 2 साल के प्लान को 2 मिनट में धूल में मिलाकर दोषी की जगह बेटी को विक्टिम बना दिया। इसलिए थॉमस ने प्रभाकर को सुझाव दिया, कम से कम अब तो प्रभाकर को समझ जाना चाहिए कि अपनी बेटी को बचाने के लिए जॉर्ज कितनी भी दूर जा सकता है। जरूरत पड़ने पर सबसे खतरनाक काम भी कर सकता है और जॉर्ज हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता है, क्योंकि वह खुद यह जंग रोकना चाहता है। इसलिए थॉमस ने प्रभाकर से भी कहा कि वह इस बात को यही खत्म कर दे। तो जॉर्ज के आत्मसमर्पण की खबर पूरे शहर में टॉक ऑफ द टाउन बन गई। वरुण के मिसिंग के 13 साल बाद आखिरकार केस सुलझ रहा है। इस बात पर चारों तरफ शोर मच गया। प्रभाकर ने गीता को यह खबर दिखाकर पूछा कि क्या वह खुश है। बहुत दिनों बाद आज गीता ने प्रभाकर से बात की, मगर उसका पहला ही वाक्य था, वह अंजू को सजा पाते देखना चाहती है। जिस जंग को जॉर्ज खत्म करना चाहता था, अगर वही जंग फिर से शुरू हो जाए तो जीतेगा कौन? क्या जॉर्ज जेल के अंदर से अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर पाएगा, या इसी मौके का फायदा उठाकर उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, एक बात तो साफ है, एक रक्षा करने वाला बाप जंगल के शेर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अपने बच्चों के लिए कोई भी बाप हर हद पार कर सकता है। कहते हैं ना, दुनिया में अनगिनत बुरे इंसान हैं, मगर एक भी बुरा बाप नहीं।